Good morning, students. I hope you all are fit and fine. And today we are going to start our new class. तो हम बात कर रहे हैं अभी गैसेस स्टेट में वन डर वाल्स इक्वेशन हम बात कर चुके हैं और कई सारी बातें हम कर चुके हैं। तो अभी हमारे पास एक बात रह गई है जो हमने करनी है, और आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था, जब मैंने क्रिटिकल फिनोमेना बताया था, मैंने कहा था अगर आप कहेंगे तो मैं क्रिटिकल कांस्टेंट्स का डेरिवेशन कर दूंगा, ठीक है, करके आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि आप डालिए, तो मुझे अच्छा लगा देख के। तो इस प्रकार आप अपनी रिक्वेस्ट डालते रहिए और आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। तो क्रिटिकल कांस्टेंट्स की बात, क्रिटिकल कांस्टेंट का डेरिवेशन हम करेंगे। आज हम डेरिवेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स हमारा आज टॉपिक है कि क्रिटिकल कांस्टेंट्स के जो फॉर्मूले आते हैं, पीसी, वीसी, टीसी, इनकी जो वैल्यूज़ आती हैं ये कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अच्छा, इस आसान से एक बात याद आती है। आज मैं पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ, सुनाऊँ? बड़ा मज़ेदार है, जो क्योंकि ये ज़रूरी है मुझे लगता है। देखिए, एक ना बेटा, एक हाथी था, छोटा हाथी था, बच्चा था भी वो। तो उसको ना एक छोटे से खूंटे से बांध कर रखते थे, छोटा सा खूंटा था और उस खूंटे से बांध के रखते थे। और वो जो हाथी छोटा था तो वो बड़ी कोशिश करता था उस खूंटे को तोड़ने की और तोड़ के भागने की, नहीं कर पाता था, बिल्कुल नहीं कर पाता था, बड़ी कोशिश। तो उसके माइंड को एक चीज़ समझ आ गई कि ये खूंटा तोड़ना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, ये खूंटा नहीं टूटेगा। बस उसने मान लिया। तो वो धीरे धीरे, हाथी तो बड़ा होना ही था, बड़ा होते गया, खूंटा वही रहा, हाथी बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अब भी वो हाथी उसी खूंटे से बंधा ही था, जबकि वो हाथी जरा सा भी जोर से खींचता तो वो खूंटा कुछ नहीं इसके आगे, जरा सा क्या, वो थोड़ा सा ऐसे ही कर दे, झटका मार दे तो वो खूंटा कहीं से कहीं चला जाए। लेकिन उस हाथी को क्या है, पता है ये खूंटा मुझसे टूटेगा ही नहीं, तो चुपचाप खूंटे से आके खड़ा हो जाता है। तो बात समझ में आई? मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? आपको बहुत पहले से ये बात बता दी गई है, केमिस्ट्री बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। ये बताई गई, आपके दिमाग में बैठा है। तो भैया केमिस्ट्री कठिन है अगर आपके दिमाग में बैठा है। लेकिन सच क्या है पता है? केमिस्ट्री जैसा मज़ेदार सब्जेक्ट है ही नहीं, इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त, शानदार, मज़ा आता है, आएगा। आप एक बार अपना माइंड सेट उस खूंटे को तोड़ने की कोशिश तो करो, मज़ा आएगा, ठीक है। और मैं हेल्प करूँगा आपकी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिकी बात तो ज़रूर करेंगे, छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी बातें, जिनको हम कहीं ज़्यादा देखते नहीं, ध्यान नहीं देते, और वही इम्पोर्टेंट होती हैं। आज मैं बात करूँगा आपके साथ इक्विवेलेंट वेट की, इक्विवेलेंट वेट की बात करूंगा। इक्विवेलेंट वेट बड़ा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। इक्विवेलेंट वेट कहीं कुछ होता है, दूसरी जगह कुछ और हो जाता है, तीसरी जगह कुछ और हो जाता है। उसी का एक ही कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट एक जगह कुछ और होगा, दूसरी जगह बदल जाएगा। तो कैसे समझ में आएगा ये? पहली बात तो ये देखें कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। इक्विवेलेंट वेट, किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है जो हाइड्रोजन के एक एटम के साथ, जैसे कोई एलिमेंट ए है, इस एलिमेंट का जितना अमाउंट हाइड्रोजन के एक एटम के साथ रिएक्ट होने के लिए चाहिए होता है, उसको उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। एक एटम के साथ, हाइड्रोजन के एक एटम के साथ किसी एलिमेंट का जितना अमाउंट रिएक्ट करने के लिए चाहिए होता है, उसको उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ? लेकिन ये जितना आसान अभी कहने में है, समझ में आया ना? हाइड्रोजन के एक एटम के साथ जितना अमाउंट, इसका क्या अमाउंट चाहिए,
जो भार इसका चाहिए कितने के साथ, हाइड्रोजन के 1 एटम के साथ रिएक्ट करने के लिए जितना भी इसका अमाउंट रिक्वायर्ड होता है उसको हम उसका इक्विवेलेंट वेट कह देते हैं। अब ये इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो इससे ज़्यादा कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बने रहो और अभी देखो बहुत आसान बन जाएगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए ये हमारा होता है यहाँ पे m अपॉन n, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू m अपॉन n। m क्या है, m अगर इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास होगा, और इक्विवेलेंट वेट एटम का निकाल रहे हैं तो एटॉमिक मास होगा। यानी कि m इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास होगा किसका, जिसका भी हम इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं। यानी कि इक्विवेलेंट वेट E इक्वल्स टू m अपॉन n, उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। अब ये n ही है सारे फसाद की जड़, जो घपली बात है। n क्या है, n बहुरूपिया है। क्या है, बहुरूपिया, जो रूप बदलते रहता है। मतलब ये डिपेंड करता है कंपाउंड टू कंपाउंड कि n किसे कहेंगे। मतलब n कोई एक जनरल चीज नहीं है कि n ये है, n एसिड्स के लिए कुछ और है, n बेसिस के लिए कुछ और है, n इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ और है, n ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट के लिए कुछ और है, n जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए कुछ और है, एलिमेंट्स हैं उनके लिए कुछ और है। अब ये समझना होगा ना, है समझते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट n की वैल्यू डिपेंड करेगी कि कंपाउंड सब्सटेंस क्या है। पहला केस देखते हैं एसिड्स के लिए, एसिड्स, ठीक है। एसिड्स के लिए जितने भी एसिड्स होंगे n होता है, n जो है वो होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, लिख रहा हूँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, कि उस एसिड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, वो n की वैल्यू होती है। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1 है तो n की वैल्यू 1 होगी, जैसे कि HCl में होती है। जैसे HCl है, इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, 1, ठीक है, तो इसका n 1 हो जाएगा। H2SO4 है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इसका n 2 होगा। लेकिन ये भी हमेशा नहीं, अगर दोनों रिप्लेस हो रहे हैं तो 2 होगा। अगर कोई रिएक्शन ऐसी दी है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, देखिए रिएक्शन ऐसी दी है NaOH प्लस H2SO4, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन तो 2 हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, 2। लेकिन अगर ये रिएक्शन ऐसे करता है NaHSO4 बनता है प्लस H2O, हुआ क्या, यहाँ से एक H हटा और ये OH, H और OH H2O बन गया और HSO4 बचा, वो इसके साथ आ गया। तो हाइड्रोजन रिप्लेस हुए कितने, 1। तो इसमें n क्या होगा, n इक्वल्स टू 1 होगा। तो ध्यान देना है कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो एक्चुअली रिप्लेस हो रहे हैं वो हैं कितने, वो क्या होगा, n होगा, ठीक है, वो क्या होगा, n होगा, n की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पे हम बात करेंगे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की। ऐसे ही अब है H3PO4, इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ये 3 होते हैं, n इक्वल्स टू क्या होता है, इसमें 3 होता है। लेकिन यही कर दें H3PO3, यहाँ देखिए H तो 3 ही है ना, यहाँ आपको 3 ही दिख रहे हैं, H 3 ही दिख रहे हैं, लेकिन n इक्वल्स टू 2 होगा। क्यों होगा, बात समझे, क्योंकि रिप्लेसेबल 2 ही होते हैं, एक रिप्लेसेबल नहीं होता है। 2 रिप्लेसेबल होते हैं, एक रिप्लेसेबल नहीं होता है, ठीक है, याद रहेगा। ऐसे ही H3PO2, तो n इक्वल्स टू यहाँ 1 होता है, याद रखना होगा ये।
ठीक है, n इक्वल्स टू यहाँ 1 होता है कि ये देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन उसमें एक्चुअली में है कितने। सीधे ये नहीं देख लेना कि हाइड्रोजन है कितने और लिख दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो एसिड्स की बात तो होगी। ओके, बेसिस में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बेसिस में दूसरी बात, फॉर बेसिस, बेसिस ये n की वैल्यू की बात कर रहे हैं। बेसिस में n क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, ठीक इसी तरह से रिप्लेसेबल OH, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH जिसको हम एसिडिटी कहते हैं। यहाँ इस रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को बेसिसिटी कहते हैं, यहाँ रिप्लेसेबल OH को एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए उसको नहीं ले रहे हम, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH। ठीक है, तो जैसे कि आपका NaOH है, NaOH में रिप्लेसेबल OH कितने होते हैं, 1 हो जाएगा। ऐसे ही CaOH2 रिप्लेसेबल OH हैं कितने, 2 हैं, तो N2 होगा। लेकिन कहीं केस दिया है, कुछ खास केस दिया है। क्या दिया केस, जैसे CaOH2 प्लस H2SO4, ठीक है, CaOH2 प्लस H2SO4, और रिएक्शन ये दी है CaOH2HSO4 प्लस H2O। देखिए यहाँ से एक H गया, यहाँ से एक OH गया, इसके बदले यहाँ H हटा तो क्या बचा, HSO4, H 2 थे, एक कम हो गया, HSO4 बचा, वो यहाँ आ गया। तो यहाँ कितने OH रिप्लेस हुए, 1 रिप्लेस हुआ। तो यानी कि कहीं खास इस कंडीशन में स्पेसिफाई कर रखा है कि इस रिएक्शन में CaOH इसका जो है वो बताइए, CaOH2 का इसका इक्विवेलेंट वेट बताइए। तो यहाँ आपका N2 नहीं होगा, OH तो 2 दिख रहे हैं लेकिन N कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, कुछ नहीं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो m के बदले इसका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, और n के बदले क्या आ जाएगा, 1, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास ही इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है ना। केमिस्ट्री कठिन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कठिन नहीं है। अगर हम मान लेंगे ना तो फिर तो होगी ही होगी, मानना नहीं है। ठीक है, ये जो दिमाग में भर रखा है कि केमिस्ट्री कठिन है, इसको फेंक दीजिए कहीं। ठीक है, अभी मज़ा आते रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, एंजॉय करते जाएंगे। अब हम बात करेंगे अगली, ठीक है, एन की ही। एन का बड़ा चक्कर रहता है, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एम एसिड बेस ही थोड़ी है, और चीज़ें भी हैं ना। E=2 इक्विवेलेंट वेट E=m/n। n की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, किसके लिए, तीसरा केस हम लेते हैं फॉर सॉल्ट्स। फॉर सॉल्ट्स, कोई सॉल्ट दिया है और उस सॉल्ट में, सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास आपको बताना है। सॉल्ट दिया है और सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास बताना है। ठीक है, या ऑक्साइड्स दिए हैं, उसका भी इक्विवेलेंट मास इसी से आएगा। ऑक्साइड्स दिए हैं या हाइड्राइड्स दिए हैं, उसका भी इक्विवेलेंट मास वो सॉल्ट्स के अकॉर्डिंग ही आएगा। सॉल्ट्स, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स। ठीक है, ये एक्चुअली इक्विवेलेंट मास का ज़्यादा यूज अब कहीं होता नहीं है चीज़ों में, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए नहीं होता, लेकिन कंपटीशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कंपटीशन में इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी कई क्वेश्चंस को इजी बनाने में। आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे इजी बनाएंगे इक्विवेलेंट मास की हेल्प से, अगले वीडियोस में बताऊंगा। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कोई सॉल्ट है NaCl, Na2SO4, Al2SO4O3, ये सॉल्ट्स हैं। ठीक है, तो इसमें N जो होगा, N=टोटल चार्ज ऑफ कैटायन, टोटल चार्ज ऑफ कैटायन। इनके लिए N जो होगा वो टोटल चार्ज ऑफ कैटायन होगा। फॉर एग्जांपल Na देखें तो Na के ऊपर चार्ज कितना होता है, बहुत आसान है, 1। यहाँ पे Na के ऊपर चार्ज कितना होगा, +1, मतलब प्लस छोड़ देंगे हम। यहाँ पे Na के ऊपर चार्ज कितना होगा, इस पे +2 होगा, इस पे 2 Na है ना, एक Na पे तो 1 ही होगा, लेकिन Na है कितने, 2, तो 2 Na पे कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा चार्ज। तो N कितना हो जाएगा, 2। ठीक है,
अब यहाँ पे Al कितने हैं 2, लेकिन एक Al पे चार्ज कितना होगा, इसका चार्ज इधर लिखा जाता है और इसका चार्ज इधर। Al का चार्ज SO4 के नीचे लिखा है, कितना है चार्ज 3+, और Al हैं कितने 2, तो चार्ज N कितना हो जाएगा 6, N कितना हो जाएगा 6, ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ कैटायन, ठीक है। लेकिन अगर यही बात ऐसे होती कि मैं कहूं Fe2O3 में इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट E=m/n, n कितना होगा, इस पे चार्ज कितना होगा 3, और ये है कितने 2, तो 3 × 2 = 6, तो n कितना हो गया, n हो गया 6, ठीक है। ये तो पूछा इस मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट मास, लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस मॉलिक्यूल में Fe का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इस मॉलिक्यूल में Fe का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तब N6 नहीं होगा, क्योंकि तब हम टोटल चार्ज की बात नहीं करेंगे, तब हम क्या बात करेंगे, चार्ज ऑफ कैटायन। तब हम बात किसकी करेंगे, चार्ज ऑफ कैटायन की, और चार्ज ऑफ कैटायन यानी कि Fe पे चार्ज है कितना +3, यानी कि N = क्या हो जाएगा 3, N = क्या हो जाएगा बेटा 3, यानी कि Fe का इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe N = 3 लेके निकलेगा, लेकिन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2O3, या इसमें भी अगर आपका N कितना आ रहा था 6, ये किसके लिए, जब आप Al2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आप Al का जो है इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे होते तो Al पे चार्ज है कितना, टोटल नहीं निकालेंगे, Al पे चार्ज देखेंगे, N कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब N की बात करेंगे हम फॉर आयंस। आयंस के लिए बहुत आसान है, आयंस के लिए N = होता है चार्ज ऑफ आयन, किसी आयन पे चार्ज कितना है, ये उसका इक्विवेलेंट मास चार्ज ऑफ आयन से निकल जाएगा, चार्ज ऑफ उस आयन पे। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ दे Cr3+ का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो इसका आप एटॉमिक मास ले लेंगे, क्योंकि ये आयन है तो आयन एक अकेला एटम ही है, तो एटॉमिक मास यानी कि E = m/3 हो जाएगा, और m यहाँ क्या होगा, ये अकेला मॉलिक्यूल तो है नहीं, एटॉमिक मास लेंगे तो एटॉमिक मास / 3 हो जाएगा, बस बहुत आसान। एनायन है तो एनायन का भी चार्ज जो भी होगा वो ले लेंगे, तो आयन का इक्विवेलेंट मास भी निकल जाएगा। ऐसे ही हम देखें 5th केस, हम देखते हैं ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, जो कंपाउंड्स किसी चीज को ऑक्सीडाइज करते हैं या रिड्यूस करते हैं, ऑक्सीडेंट्स एंड रिडक्टेंट्स ऑक्सीडेंट्स एंड रिडक्टेंट्स का जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता कैसे है, जैसे A है, ठीक है, इससे A+ बन गया प्लस इलेक्ट्रॉन, ये A का क्या हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऐसे ही B है, प्लस इलेक्ट्रॉन B- बन गया, B का क्या हो गया रिडक्शन, ठीक है। तो अगर हम करें A+ B, एरो A+ और B-, अब इसमें A का तो हुआ ऑक्सीडेशन, B का हुआ रिडक्शन, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन ये क्या होगा रिडक्टेंट, क्योंकि ये इसको रिड्यूस करने का काम कर रहा है, और इसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ये क्या होगा ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट जो होंगे उनका जो इक्विवेलेंट मास होता है उसमें N = होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। यहां देखो ये लॉस हो रहे हैं, ये गेन हो रहे हैं, गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं या लूज किए हैं उसने, जैसे एक किया है ए का N 1 हो जाएगा, जैसे इसने भी एक किया है तो B का 1 हो जाएगा। ऐसे कई एग्जाम्पल, KMnO4 का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ठीक है, K2Cr2O7 का ले सकते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ेंगे कितने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक सबसे खास रह गया,
सबसे खास रह गया। देखो बच्चों, बहुत खास पर्पज है इसके आगे। मैं पहले आप इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख जाए ना, उसके बाद में इक्विवेलेंट वेट की हेल्प से बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को बहुत आसान बनाने का एक तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी नहीं, शायद बताऊंगा जब आप कहोगे तभी बताऊंगा। ठीक है, आप लोग कहोगे, आपकी रिक्वेस्ट पे ही बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको उसमें और जोर लगाना पड़ेगा। तो अब लास्ट हम बात करेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट फॉर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि O2 एलिमेंट है, H2 एलिमेंट है, Cl2 एलिमेंट है, N2 एलिमेंट है, ठीक है, सो ऑन, जो भी ऐसे एलिमेंट हैं। ठीक है, इन एलिमेंट्स का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? इसमें n जो होता है वो होता है मैक्सिमम या टोटल चार्ज ऑफ एलिमेंट। टोटल चार्ज, यहां पे तो कोई चार्ज होगा नहीं, लेकिन जब ये आयनिक फॉर्म में होता है उस चार्ज को कंसीडर करेंगे। टोटल चार्ज या मैक्सिमम चार्ज इन आयनिक स्टेट। इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना होगा? जैसे O आपको मालूम है 2 माइनस होता है। O क्या होता है? 2 माइनस होता है। ठीक है, और O है कितने? 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2, तो N कितना हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा। N कितना हो जाएगा? 4। ये कितना होता है? H1 प्लस होता है, आप जानते हैं कितने? 2, कितना हो जाएगा? 2, 1 प्लस 2 हो गए, 2 H2 2 है ना, तो मैक्सिमम चार्ज, टोटल चार्ज यानी कि कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ऐसे ही Cl पे माइनस होता है, साइन नहीं लेना है, ये भी 2। N पे 3 माइनस होता है, N पे कितना होता है? मैक्सिमम 3 माइनस, तो N है कितने? 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 6 N की वैल्यू। ऐसे करके आपको निकालना है, बहुत आसान है, N निकल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये था अभी तक का इक्विवेलेंट वेट तक की हमारी ट्रिक। थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं अपने अगले आज के टॉपिक की। क्या? डेरिवेशन ऑफ वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट। क्रिटिकल कांस्टेंट्स क्या थे? टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, जिससे ऊपर गैस को प्रेशराइज करके आप लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और नीचे कर सकते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होगा गैस का, वो क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो गैस का प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, वो भी क्रिटिकल पॉइंट पे। जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस को क्रिटिकल पॉइंट पे ले आए। ठीक है, हर पॉइंट पे नहीं। ठीक है, गैस क्रिटिकल पॉइंट पे खास पोजीशन में आती, खास प्रेशर पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लिक्विड में बदलने लग जाती है, तो वहाँ पे जो वॉल्यूम होगा और जो प्रेशर होगा उसको आप कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, बहुत आसान है। तो हम किसका फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं? कि TC का, ठीक है, और PC का और VC का। These are critical constants. These remain constant for a given gas. किसी गिवन गैस के लिए इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है कि किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होगा, क्रिटिकल प्रेशर कितना होगा और क्रिटिकल वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ इसी से आगे। तो देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये हम स्टार्ट करते हैं वॉन डेर वाल्स इक्वेशन से। वॉन डेर वाल्स इक्वेशन क्या है? A/v², आप सबको याद होगी मेरे ख्याल से, इंटू V माइनस V इजिकल्स टू RT। 1 मोल के लिए लेते हैं, ठीक है, V माइनस B इजिकल्स टू RT। पहले इसके साथ हम चेंज करेंगे, इसको हम बदलेंगे, तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। ठीक है, इसको भी, तो P को V से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा PV, P को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस PB, इसका हो गया। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस AV। देखिए, ये V ऊपर जाएगा और ये V² नीचे है, सॉरी A अपॉन V बचेगा। यहाँ V से मल्टीप्लाई हुआ, ये बचा A/V। ठीक है, A/V बचेगा। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस AB, और इस इजिकल्स टू R
पी, यही होगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये चीज हमारे पास आ गई ए बी अपॉन वी स्क्वायर, सॉरी ए बी अपॉन, इसको इससे किया ना, ये ए बी हो गया अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये ए बी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए अब हम इसको इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा पी वी माइनस पी बी प्लस ए अपॉन वी माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर माइनस आर टी इजिकल्स टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इधर ले आया, इसको इधर ले आया तो आगे 0 बचा। ठीक है, अब देखिए, अब इस पूरी इक्वेशन को हम वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑन मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा यहाँ पे पी वी क्यूब, ये हो गया पी वी क्यूब। ठीक है, वी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस पी बी वी स्क्वायर, पी बी वी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पी बी वी स्क्वायर। इसको वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे वी स्क्वायर से, तो ऊपर वी स्क्वायर रहेगा, नीचे वी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए वी। ठीक है, ए वी, यहाँ पे हो जाएगा ए वी। ए वी, ठीक है, तो ए वी हो जाएगा ये, इसको वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये वाले को, नीचे वी था, वी स्क्वायर ऊपर वी स्क्वायर रहा तो कैंसिल हो जाएगा ए वी। अब इसको भी वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा खाली ए वी, क्योंकि वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। या मैं लिख के दिखा दूं वी स्क्वायर से कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको कंफ्यूजन हो तो, और ये हो जाएगा आर टी वी स्क्वायर इजिकल्स टू 0। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, यही आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, लेकिन आप इसको लिख के देखना, खाली इसको वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, यही आएगा। अब क्या करें, वी स्क्वायर और वी स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ ले लें, क्योंकि इन दोनों में हम वी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इसमें और इसमें वी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों को एक साथ रख के इसको मैं आगे ले आता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर कॉमन रख दें, और ये आर टी, ये भी इधर लाएंगे तो अंदर बचेगा आर टी प्लस पी बी, और वी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। देखिए मैं इसको करके बताता हूं, ये आपके पास था माइनस का आर टी, आगे ले आया मैं वी स्क्वायर, और माइनस का पी बी वी स्क्वायर, ये देखिएगा। ठीक है, ये देखिए आर टी आगे ले लिया, पी बी वी स्क्वायर, तो यहाँ से वी स्क्वायर कॉमन लेंगे और माइनस का बाहर कॉमन लग गया तो अंदर बचेगा आर टी प्लस का, और माइनस बाहर कॉमन लगा है तो बचेगा प्लस पी बी, और वी स्क्वायर बाहर ले लिया, यही। ठीक है, समझे बच्चे, ये आर टी वी स्क्वायर माइनस पी बी वी स्क्वायर, तो मैंने ऐसे कर दिया, बीच में प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लग गया है। ठीक है, अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी, तो ये हमने ये कर दिया, प्लस ए वी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। इतने तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। वी क्यूब वी स्क्वायर वी, ये जैसे 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी ना, उसी तरह 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जैसे इक्वल्स टू 0 वाली इक्वेशन टाइप की बनती है ये। अब इस इक्वेशन को हम अगर बात करें, यही इक्वेशन क्या हो जाएगी जब हम बात करेंगे एट क्रिटिकल पॉइंट, इसी इक्वेशन की बात करेंगे एट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे क्रिटिकल प्रेशर, जो प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर होगा, जो टेम्परेचर होगा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, जो वॉल्यूम होगा क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। लेकिन वॉल्यूम को अभी हम रोक के रखेंगे क्योंकि v के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, v के टर्म्स में बन रही है, तो v को हम रोक के रखेंगे। हम ले लेंगे p के बदले क्या लिख देंगे pc, t के बदले क्या लिख देंगे tc, v को अभी ऐसे ही रहने देंगे, उसको हम बाद में एक अलग से इक्वेशन बना के लेंगे, लेना वो भी है क्योंकि वो भी तो क्रिटिकल पॉइंट पे ही होगा, लेकिन उसको हम थोड़ा सा ट्रिकी बना के यूज करते हैं बाद में। अभी देखना
कैसे बनाएंगे। बहुत आसान है, अब तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? कोई दिक्कत आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए या मुझे व्हाट्सएप पे लिखिए, मुझे बताइए, ठीक है। अब एट क्रिटिकल पॉइंट ये क्या इक्वेशन हो जाएगी? पी सी, ये पी सी हो गया, वी क्यूब माइनस, अब वी को वी सी बनाने से अभी रोक रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, आर टी, ठीक है, प्लस पी बी, ठीक है, आर टी प्लस पी बी ना, पी सी बी, सॉरी पी सी हो जाएगा, पी सी बी वी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, माइनस ना प्लस ये वाला, प्लस ए वी और माइनस ए बी इजिकल्स टू 0। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े आराम से करते जाएंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ए वी माइनस ए बी, ठीक है, ये हो गया इतना। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम पूरी इक्वेशन को अब पी सी से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई पी सी। बस इस डेरिवेशन में एक ही चीज है, कब क्या करना है ये याद रखना है। 3-4 स्टेप्स हैं कब क्या करना है। पहले तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद वी स्क्वायर के पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन बन गई, आर टी को इधर ले आए, फिर वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आए। उसके बाद डिवाइड करना है किससे? डिवाइड बाई पी सी, पूरी इक्वेशन को। तो पी सी से यहाँ डिवाइड करेंगे तो पी सी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? वी क्यूब माइनस, यहाँ अंदर भी पीसी अंदर भी पीसी, दोनों अंदर डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसमें पीसी ये इसमें है तो अंदर डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ बचेगा आर टी सी, सॉरी ये टी सी होगा, आर टी सी अपॉन पी सी प्लस पीसी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ टी सी प्लस पीसी था ना, तो ये पीसी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा बी वी स्क्वायर, बी वी स्क्वायर प्लस ए अपॉन पी सी इंटू वी माइनस ए बी अपॉन पी सी इजिकल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन के तैयार हो गई, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बिल्कुल बन के बढ़िया से तैयार हो गई। इसको हम अब याद रखेंगे आगे कि ये इक्वेशन क्या बनी थी, इसको याद रखना होगा, ठीक है। ये इक्वेशन आगे हमें चाहिए होगी, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1, ठीक है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। अब देखें, अब हम देखें कि अभी हमने एक चीज छोड़ दी थी, वो क्या कि v इक्वल्स टू वीसी होना चाहिए था। तो एट क्रिटिकल पॉइंट v इज इक्वल्स टू वीसी, v इक्वल्स टू क्या होता है? वीसी होता है। बेटा ये नहीं सोचना है कि ये काम का नहीं है, बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा काम का है, ठीक है। ये इसके बीच बीच के फॉर्मूले कंपटीशन में कई जगह आते हैं। v इक्वल्स टू वीसी होगा तो हम इसको लिख सकते हैं v माइनस वी सी इक्वल्स टू 0, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको इधर ले आइए, आगे 0 हो जाएगा। अब ये भी लिख सकते हैं v माइनस वी सी का क्यूब इक्वल्स टू 0, हाँ होगा, v माइनस वी सी अगर 0 है तो v माइनस वी सी का क्यूब भी 0 होगा, ठीक है, क्योंकि 0 का क्यूब तो 0 ही होता है, ठीक है भैया। अब ये हो गया। अब इस क्यूब को आप खोल दीजिए, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3b स्क्वायर ए, ऐसे करके फॉर्मूला होता है ना, होता है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला अब हमने यूज करना है। वो क्या, देखिए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा? वी क्यूब माइनस वी सी 3bc, सॉरी 3vc वी स्क्वायर, 3vc वी स्क्वायर, ठीक है, 3vc वी स्क्वायर प्लस 3vc स्क्वायर वी, 3vc स्क्वायर वी माइनस vc क्यूब इक्वल्स टू 0, यही तो होगा। वी क्यूब वी स्क्वायर वी एंड वी सी, ठीक है, वी और ये कांस्टेंट, ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। अब कहानी खत्म हो चुकी है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला ये है ए क्यूब, ठीक है, 3
ए बी क्यू स्क्वायर 3a² b एंड माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, नहीं आता है तो आपको एक बार याद रखना होगा, ये ऐसे होता है। अब देखिए इसको हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऑन इक्वेटिंग अगर इनको इक्वेट करें यानी कि एक जैसी इक्वेशन की बात रखें तो देखिए v² हट जाएगा, ये v² है, तो यहाँ 3vc के बदले क्या लिखा है RTC/PC प्लस b। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखिए, ध्यान देना, मैं इधर ले लूँगा, अब ये चीज़ें इधर ले लूँगा नीचे। अच्छा एक चीज़ तो ले ही सकते हैं, एक चीज़ ले लेंगे। अब देखिए v², ये v³ तो v³ हट गए, v² हटे तो 3vc क्या आ जाएगा RTC/PC प्लस b, यानी कि पहली चीज हमें मिली 3vc RTC/PC प्लस b। 3vc RTC/PC प्लस b, ये इक्वेशन आपकी थर्ड हो गई। ठीक हो गया, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब यहां देखिए v और v वाले टर्म को, तो 3vc² a/PC, यानी कि यहां से क्या बनेगा 3vc² a/PC। ठीक है, यहां ध्यान देना बेटा, ये v वाला टर्म v वाला टर्म, 3vc² क्या होगा a/PC। अब बचा vc³ के बदले यहाँ पे क्या है ab/PC। इसको हम, ये वाले को हम कह दे रहे हैं इक्वेशन 4, ये आपकी इक्वेशन 4 हो गई। ठीक है, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और लास्ट बनाएंगे इक्वेशन 5, इनको याद रखना है। देखना अब क्या है आपका vc³ होगा ab/PC। देखिए ये है vc³ ab/PC। अब हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए, ये इक्वेशन चाहिए, ये बन गई इक्वेशन 5। हटा देते हैं, हमको याद रखनी है अब ये जहां तक हम पहुंच गए, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन चाहिए। तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन से हम वैल्यूज निकाल लेंगे सबकी, क्रिटिकल कांस्टेंट्स की। देखिए अब इक्वेशन 5 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 4 से, पहली बात। ठीक है, तो इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4। ठीक है, ये 5 4, तो देखिए ये डिवाइड करेंगे vc³, 5 को डिवाइड करना है 4 से, तो इसके अपॉन में इसको लाएंगे, तो देखिए vc³/3vc², vc³ ऊपर है अपॉन 3vc² ये वाली पहले आएगी ab/PC, और इसके डिवाइड में ये रखना है तो इसको रिवर्स कर देंगे, PC ऊपर चला जाएगा अपॉन a। देखिए a कैंसिल, PC कैंसिल, v² से ये क्यूब कैंसिल, खाली vc बचेगा, तो ये 3 इधर चला जाएगा, तो क्या आया vc=3b। पहली चीज तो आ गई, vc=3b, काम बन गया है ना। vc क्या हो गया 3b। अब vc की वैल्यू हम क्या कर दें, vc की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख दें, vc की वैल्यू किस में रख दें, इक्वेशन 4। ये भी इक्वेशन 4 है तो pc आ जाएगा। देखिए पुट वैल्यू ऑफ vc इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, vc की वैल्यू कितनी है 3b, तो यहाँ पे 3b रख देना है, 3 × 3b, ये इक्वेशन 4 है, 3vc², तो 3b का स्क्वायर a/PC, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 27b a/PC, 27b a/PC। तो व्हाट विल बी PC,
PC इज इक्वल्स टू A अपॉन 27 B स्क्वायर, सॉरी ये B स्क्वायर होगा, ठीक है, A अपॉन 27 B स्क्वायर, A अपॉन 27 B स्क्वायर, ठीक है। हमारा BC आ गया, PC आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ BC एंड PC इन इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ VC and put the value of VC and PC in equation 3। तो इक्वेशन 3 हमारी क्या थी? इक्वेशन 3 थी इक्वेशन 3 है आपकी 3VC इज इक्वल्स टू RTC अपॉन PC प्लस B, सॉरी प्लस B, ये आपकी इक्वेशन 3 है। तो यहां हम PC की वैल्यू लगा दें और VC की वैल्यू लगा दें। VC इक्वल्स टू क्या है? 3B है, और PC इक्वल्स टू क्या है? PC इक्वल्स टू है, अभी हमने प्रूव किया, A अपॉन 27B स्क्वायर, A अपॉन 27B स्क्वायर। ये यहाँ लिख दें, ये बाकी दूसरी चीज यहाँ लिख दें, तो यह भी हो जाने वाला है काम, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हो जाता है। देखिए अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ कैसे, ये इसके बदले हम लिख दें 3B का मतलब 3 3 या 9B, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 9B इज इक्वल्स टू RTC, और अपॉन में क्या आएगा? PC के बदले A, और ये 27B स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यानी कि इंटू 27B स्क्वायर, ठीक है, 27B स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे B प्लस B, ठीक है। तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब 27B स्क्वायर हो गया, और बेटा बाहर जाओ, बाहर जाओ बेटा, बाहर जाओ, दरवाजा लगा के जाओ बेटा, बाहर जाओ, ठीक है, दरवाजा बंद कर दो बेटा, ठीक है। तो ये RTC इंटू 27B स्क्वायर ऊपर चला गया, 27B स्क्वायर ऊपर चला गया, और ये चीज ऐसे सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे देखें कि ये 9B है, 9B, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, ठीक है, इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आएगा आपका? 9B इज इक्वल्स टू, ये एलसीएम ले लिया A, तो ऊपर बचेगा 20 RTC 27B स्क्वायर प्लस AB, ठीक है, ये चीज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपका AB, अब इस A को इधर ले आइए, A को इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 9AB इज इक्वल्स टू RTC, या 27 RTC लिख लेते हैं, 27 RTC B स्क्वायर प्लस AB। ये AB इधर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8AB। ये AB इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए 9 है, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 8AB, यहाँ बचा 8AB इज इक्वल टू 27 RTC B स्क्वायर। अब यहाँ से TC इक्वल टू निकालना बहुत आसान है, TC इक्वल टू निकालिए, TC इक्वल टू क्या आएगा? TC इक्वल टू आएगा 8AB अपॉन 27 RTC RB, 27 RB स्क्वायर, 20 से B स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन के आया? देखिए TC इज इक्वल टू 8A, TC इक्वल टू 8A अपॉन 27 RB। फॉर्मूला कल जो बताए थे आपको फॉर्मूले, आप उससे टैली करिए, ये वही है, ठीक है। TC इक्वल टू 8A अपॉन 27 RB। That's all for today. Thank you very much. Keep studying. Hard work is always rewarded. Thank you.